स्वागत है सभी का लर्न एंड फन 11th एंड 12th के साइंस के चैनल पे। तो बच्चों, कल एक सेशन अपलोड किया गया था जहां पे हम लोगों ने बात की थी कि फिजिक्स के टर्म 2 में 12th के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो धमाकेदार है, जो आग लगा देंगे। और अगर आपने उन टॉपिक्स को किया तो आप काफ़ी अच्छा, मतलब अगर आपने वो टॉपिक्स ढंग से किए तो आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं बहुत ईजीली। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हमारे पास आज यहाँ पे आ रहे हैं जो कि केमिस्ट्री के हैं, यानी कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो छाए रहते हैं, जिनको हम धमाकेदार टॉपिक्स कहते हैं। आप मान के चले कि इस बार भी वो एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। उन टॉपिक्स को यहाँ पे आज हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं। अब आप जानते हैं कि हमारा जो टर्म 2 है उसमें हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री भी आ रही है, इनऑर्गेनिक भी आ रही है और ऑर्गेनिक भी आ रही है। तो अब ऑर्गेनिक में क्या कैसे क्यों आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन मेन फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे काफ़ी, क्योंकि बहुत वास्ट चैप्टर्स हमारे पास हैं, खासकर हमारा सरफेस केमिस्ट्री हो गया, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम में आएंगी, आओ एक बार ही देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वो है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें एग्जाम में क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब इस चैप्टर से क्या क्या डिलीट हो गया ये आपको याद रखना है। फराडे जी के जो लॉ हैं वो वाला हिस्सा हमारा पूरा डिलीट हो गया है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है वो है बच्चों नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल। यानी कि सबसे पहली चीज़ जो बचती है वो हमारे एग्जाम में आने के लिए वो है न्यूमेरिकल आना ऑन ई सेल। ठीक है ना, ई सेल के ऊपर हमारे जो न्यूमेरिकल हैं जिसको हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, उसके ऊपर एग्जाम में आने के चांसेस 100 में से बच्चों इस चैप्टर में आप 70% मान के चलिए, और बचे हुए 30% इस चैप्टर से, यानी कि यही दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बचे हुए 30% आप मान के चले न्यूमेरिकल ऑन कंडक्टिविटी और जो मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपने चैप्टर कर लिया है, इसकी एनसीईआरटी वगैरह कर लिया, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इनके ऊपर जो कंबाइंड एक न्यूमेरिकल होते हैं ना बच्चों, वो वाले, या इंडिविजुअली मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये वाला हिस्सा जो है वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस 30% है, मतलब हैं। अब यार देखो, एक सिंपल सी बात ये कहते हैं कि ये दो हिस्से इस चैप्टर के वो वाले हैं जहां से मेजरली इस चैप्टर से चीजें आएंगी। अब क्या होता है, देखो मान लो एक 3 नंबर का क्वेश्चन है और वो 3 नंबर में 2+1 है। अब वो जो +1 वाला हिस्सा होता है ना, वो कहीं से भी आ सकता है यार। कहीं किसी की यूनिट पूछ ली, आपसे पूछ लिया 1 फराडे क्या होता है, 1 फराड क्या होता है ना, 1 फराडे मतलब 965, वो 500 कूलम, ऐसे करके चीजें पूछ ली 1 मार्क्स के अंदर। अब 1 मार्क के जो सवाल हैं वो काफी वैरायटी से उठ सकते हैं, उसके लिए तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना होगा, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन जो मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो न्यूमेरिकल ऑन ई सेल, यानी कि जो नर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, और न्यूमेरिकल ऑन कंडक्ट, यानी कि इस चैप्टर से आप कह सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ से न्यूमेरिकल जो है वो आने वाला है हमारे पास। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप कह सकते हो बच्चों ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब इस चैप्टर में फराडे लॉ आया करता था तो एक न्यूमेरिकल फराडे लॉ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठीक है जी। सेकंड, अगेन हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, जो कि एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और बच्चों 100 में से 90%, भाई साहब आप समझो यार, मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में 90% चीजें यहां से आएंगी, तो अब आप समझ जाओ ना कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या है टॉपिक ये? तो आंसर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, अगर आपको पता हो, T = 2.303 अपॉन में के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन
अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन लेफ्ट, चाहे वो प्रेशर के टर्म्स में आए चाहे वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में आए। आपको पता होगा इसमें कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और प्रेशर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक के ऊपर क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर 3 प्रकार से आपको एग्जाम में सवाल मिल सकते हैं। पहला है ग्राफिकल बेस्ड, थोड़े से चांसेस कम हैं। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, जिसमें आपको याद होगा कि भाई हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से ऑर्डर निकालना होता है या ऑर्डर दे रखा होता है और अननोन वैल्यूज निकालनी होती हैं। और एक सीधा होता है कि भाई कंसंट्रेशन पुट कर दी, है ना, या प्रूव कर दिया। शायद आपको पता हो एक क्वेश्चन बहुत फेमस है इसमें कि प्रूव करो कि T99% जो है वो ट्वाइस है T90% के, या ऐसे ही एक और क्वेश्चन है T99.9% जो है वो 10 टाइम्स है T½ के। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी मिलने वाले हैं। मतलब 90% चांसेस तो फर्स्ट ऑर्डर से ही आने के हो गए। अब 90% चांसेस अगर फर्स्ट ऑर्डर से हो गए तो 10% चांसेस कहाँ से हैं? देखा जाए तो मेरे को तो लग रहा है 100% चांसेस फर्स्ट ऑर्डर से ही हैं, लेकिन फिर भी 10% चांसेस जो हैं वो हैं हमारे पास, आप कह सकते हो 0 ऑर्डर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए। बाकी मुझे लगता नहीं है आएगा, लेकिन फिर भी कुछ बोर्ड के एग्जाम्स में वो 1 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, या आप कह सकते हो मिक्स चीज़ें आ सकती हैं कि भाई आपसे पूछ लिया के की यूनिट ये है तो उसका ऑर्डर बताओ, है ना, के की यूनिट से ऑर्डर बता सकते हैं। या आपको ऑर्डर दे दिया, बोला यूनिट बताओ, इसको डबल कर दिया उसको ट्रिपल कर दिया तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ा। तो 0 ऑर्डर प्लस आप कह सकते हो जो अदर ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर सवाल आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 90% चांसेस हैं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के इस इक्वेशन के ऊपर, अब वो चाहे कैसे मर्जी फॉर्म में आए, लेकिन 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आए केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर से। इसके बाद बच्चों सरफेस केमिस्ट्री, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस जो एग्जाम में आने के हैं सवाल वो हमारे इमल्शन, मतलब देखो क्या एक फॉर्मेट है यार, सीबीएसई काफ़ी टाइम से इमल्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रही है, तो इमल्शन के ऊपर काफ़ी सवाल बनते हैं। यानी ये ऑर्डर वाइज मैं लगा रहा हूँ कि कैसे सबसे ज़्यादा चांसेस एग्जाम में आने के किसके हैं, तो आंसर है कोलॉइडल स्टेट में इमल्शन वाले हिस्से के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। या फिर इसके बाद लायोफोबिक और लायोफिलिक, इसके आने के चांसेस इसके बाद है। लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल के चांसेस आप कह सकते हो सेकंड नंबर पे हैं आफ्टर इमल्शन। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बने, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, चाहे 2 डिफरेंस दे दें, चाहे पूछ ले लायोफिलिक सोल लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर सवाल आ जाए, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। थर्ड है बच्चों कोगुलेशन के ऊपर भी सवाल आ सकता है आपको। अब मान लो कोगुलेशन का मतलब अगर आपको कहीं बच्चे इसको कोगुलेशन के बजाय प्रेसिपिटेशन मान के चलते हैं, तो प्रेसिपिटेशन क्या लेते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन फ्लॉक्यूलेशन, है ना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ कोलॉइड इनटू सस्पेंशन। इसके ऊपर चीजें आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसके बाद क्योंकि यार चैप्टर बहुत बड़ा है तो कम से कम 4-5 टॉपिक तो इंपॉर्टेंट बनेंगे ही इसमें से। अब इसके बाद कोगुलेशन में उसकी एप्लीकेशन, चाहे वो आर्टिफिशियल रेन हो गई, चाहे वो लेदर फॉर्मेशन हो गया, चाहे वो ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, या कोई और एप्लीकेशन हो गई, प्रेसिपिटेशन की एप्लीकेशन के ऊपर भी सवाल बनने के काफ़ी चांसेस हमारे को यहाँ पे आएंगे। अच्छा, इसके बाद कोलॉइड के जो और फर्दर प्रकार है, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटिव, उनके भी चांसेस हैं, लेकिन लायोफोबिक और लायोफिलिक से आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास केमिकल और फिजिकल एडजॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस, या फिर कोई और इनकी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनसे कोई सवाल उठा के दे दिया कि वाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कि ग्राफ बनाओ केमिकल एडजॉर्प्शन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है,
फिजिकल का क्या रिलेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हमारा टर्म 2 का यूनिट 3, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इमल्शन और फिर उसके बाद इस ऑर्डर से चीज़ें चलें। ठीक है जी। इसके बाद DNF ब्लॉक में क्या हुआ करता था बच्चों, एक सवाल हमेशा से बना करता था KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन या उसकी प्रॉपर्टी से, जो कि पूरा का पूरा हिस्सा हमारा सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो अब जो सबसे ज़्यादा चांसेस एग्जाम में हैं वो हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिहेवियर के ऊपर। आप मान के चलो बच्चों, इसके ऊपर आपको एक सवाल मिल गया, चांसेस 70% हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस टॉपिक में मैं कहना चाह रहा हूँ वो वाले क्वेश्चन कि बताओ Cr+3 है और क्रोमियम+3 है, तो कौन बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। देखो यार, आप 100 में से 70% एक टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं टॉपिक, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद इस चैप्टर से केमिकल रिएक्शन के आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ज़्यादा चांसेस हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन, जैसे कि ये अच्छे एलॉयस कैसे बना लेते हैं, है ना, इनके पास बहुत अच्छे कैटलिस्ट शो करने की ताकत क्यों है, ये कैटलिसिस कैसे शो कर सकते हैं, बहुत अच्छे कैटलिस्ट क्यों है, ये जनरली पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं। ऐसे सवाल आने के भी चांसेस बचे हुए 30% में आ जाते हैं। एक सवाल ये काफ़ी आता है कि वाई जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, इनकी डेफिनेशन के ऊपर सवाल बनेंगे। लेकिन 70% चांसेस हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिहेवियर के ऊपर हमें सवाल मिले कि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है या ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यार ये +3 में बैठा हुआ था तो +2 में क्यों गया, ये +2 में बैठा हुआ था +3 में क्यों गया, इसका E0 वैल्यू, इसका E0 वैल्यू, ऐसे कभी कभार E0 वैल्यू दे देते हैं और पूछते हैं बताओ कौन ज़्यादा आसानी से रिड्यूस होगा, कौन कम आसानी से रिड्यूस होगा। तो ऐसे वाले सवाल एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं D एंड F ब्लॉक एलिमेंट से। इसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, हमारे ऑफलाइन में बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में काफ़ी देखो क्योंकि ना ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा कम हाईलाइटेड रहता है, अंडररेटेड सा रहता है, लेकिन आप भी जानते हैं इसके ऊपर एक सवाल हमें मिलेगा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। यानी अगेन मेरे हिसाब से इसके आने के चांसेस नेमिंग के 40% के आसपास रहेंगे। यानी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब है आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन दे देंगे, आपको फॉर्मूला दे देंगे और आपको उसका IUPAC नेम लिखना है, या फिर आपको उसका नेम दे देंगे, आपको उसका फॉर्मूला बनाना है। ज़्यादा चांसेस इसके हैं, 40 में से 30 ये हो गया, 10 ये हो गया, ऐसा मान के चलिए। अच्छा, सेकेंड सबसे ज़्यादा चांसेस जो सवाल आने के हैं वो है बच्चों VBT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऊपर सवाल कि भैया इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद शो कर दो ये इनर ऑर्बिट है या आउटर ऑर्बिट है। शायद आपको पता हो मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ये इनर ऑर्बिट है या आउटर ऑर्बिट है, ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है ना भाई, ये लो स्पिन है। सारी बातें एक ही होती हैं, ये बस अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, या ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, पैरा है या डाया है, ये सारी चीज़ें एक ही में आ रही हैं, यानी कि VBT में आ रही है। VBT पढ़ लिया आपने, तो मेरे हिसाब से 40% चांसेस VBT से हो गए। ये चैप्टर वैसे तो बहुत अनप्रेडिक्टेड सा है, लेकिन हाँ 1 नंबर 2 नंबर में आपको नॉमेनक्लेचर मिलेगा। हर साल तो मिलता है, इस साल भी मिलना ही चाहिए। और अगेन मेरे हिसाब से 3 नंबर के क्वेश्चन में VBT लेके जा सकता है बाजी। और एक जो 20% चांसेस आप कह सकते हो एग्जाम में आने के हैं वो CFT से हैं। कैसे भाई
कि बताओ भाई अगर हमारे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है ना, CFT में यहाँ पे T2G EG, इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन के जो सवाल हैं वो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर में कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, 20% चांसेस हैं। लेकिन अब मार्क्स तो देखो ना, ये 40% तो चांस है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है नेमिंग। VBT में 40% चांस है, लेकिन मार्क्स भी ज़्यादा है। तो आप ये मान के चलें कि VBT पे सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो, अगर कर ली है तो आपको खुश होना चाहिए कि आपने सही जगह मेहनत की है, क्योंकि VBT काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे हिसाब से इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक पे आ जाएं। अब आप मेरी जगह होते तो आप भी यही कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक में आप क्या ही इम्पोर्टेंट बताओगे, ऑर्गेनिक में क्या ही इम्पोर्टेंट बताओगे। तो बात तो सही है, ऑर्गेनिक में कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन सबसे पहले आपको करना है नेम रिएक्शंस। ये तो शायद मेरे को बताने से पहले ही आपने कर ली होंगी, ये तो दुनिया जानती है कि ऑर्गेनिक में अगर हम रिएक्शंस याद करने आ जा रहे हैं और अगर हम वो वाले बच्चों में से एक हैं जो सारे रिएक्शन नहीं याद कर पाते हैं, तो उनको नेम रिएक्शन याद करनी ही है। अब ये एक ऑब्वियस बात है, ये एक बैड मैसेज है, क्योंकि बाकी रिएक्शन नहीं याद की, नेम रिएक्शन की, तो सिर्फ नेम रिएक्शन जो एग्जाम में आएंगे वही हिसाब कर पाओगे, कन्वर्जन्स, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक में जो सब मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है टॉलेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट। टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट यार, और भी चीजें हैं जैसे एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म है, एल्डिहाइड है कीटोन्स में। अब कितनी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन है। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैसे बताऊं, क्योंकि रिएक्शन तो कोई भी आ सकती है, लेकिन टॉलेंस, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, नेम रिएक्शन हो गया, ओजोनोलिसिस हो गया, कार्बोक्सिलिक में हमारे पास उसका एसिडिक बिहेवियर हो गया। अब ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल जॉब है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट के ऊपर मुझे पूरा यकीन है एक क्वेश्चन आएगा। ओजोनोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि 11th क्लास में भी था तो थोड़े से चांसेस और कम हो जाते हैं, बट आ भी सकता है। लेकिन एक और रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। ये सारी नेम रिएक्शंस नहीं हैं, लेकिन इनके एग्जाम में आने के चांसेस आप सबको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, आपने प्री बोर्ड दिए होंगे या एग्जाम यूटी दिए होंगे, वहाँ सब में आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन चाहे वो क्रॉस हो चाहे वो सेल्फ हो, काफ़ी चांसेस हैं एग्जाम में आने के। अब मैं कैनिजारो का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो हमने नेम रिएक्शन में डाल दिया, रोजनमंड का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो नेम रिएक्शन में आ गया। ओजोनोलिसिस, एल्डोल कंडेंसेशन ये नेम रिएक्शंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं। प्लस टॉलेंस और फेलिंग को हम टेस्ट के रूप में ज़्यादा मानते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद अगर बात करें अमीन्स की, तो बच्चा जानता है कि अमीन्स में हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग्स स्पेलिंग देख लेना मैं ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं, हिंसबर्ग्स टेस्ट जो कि टेस्ट करता है कि अमीन हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। इसके ऊपर सवाल आपको एग्जाम में बहुत चांसेस हैं कि मिले। ऑल्दो अमीन्स का आधा हिस्सा यानी डाइजोनियम सॉल्ट वाला हिस्सा कर चुका है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेम रिएक्शंस यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें गैब्रियल थैलामाइड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, जो अमीन्स हैं उसमें जो एनिलीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको शायद पता होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अमीन्स बहुत अलग बिहेवियर दिखा रहा था। नाइट्रेशन की तो उसने मेटा प्रोडक्ट भी दिया,
सल्फोनेशन किया तो पहले वो अमीन के साथ जाके लगा, NH2 ग्रुप के साथ जाके लगा, ब्रोमिनेशन किया तो हर जगह जाके लग गया, फिर मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने उसके अंदर एसिटाइलेशन वगैरह कराया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, पता होगा अब तो यार, पेपर बहुत करीब आ गए। तो ये सारी चीज़ें यानी कि एनिलीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जिसके ऊपर क्वेश्चन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं वो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, चाहे वो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन में बेसिक कैरेक्टर कंपैरिजन हो, चाहे उसका कंपैरिजन एमोनिया के साथ हो, चाहे उसका कंपैरिजन एनिलीन के साथ हो। लेकिन ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। ऑल्दो आपको पता है कि ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर में से हमको नॉमेनक्लेचर भी 1 नंबर का मिलेगा, 2 नंबर का मिलेगा। दो मार्क्स के क्वेश्चन में क्या पता इस बार 2 नेमिंग दे दें, कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 नेमिंग दे दें और कोई एक सवाल पूछ लें। वैसे 1 नंबर, अब वो 1 नंबर की नॉमेनक्लेचर अमीन से भी आ सकती है और 1 नंबर का नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, बराबर चांसेस हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे हिंसबर्ग नेम रिएक्शन सारी, एनिलीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारी की सारी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट, जो कि आपको याद होगा शो ही नहीं करता, ये शो ही नहीं करता। इसके बाद हमारा हेलोजिनेशन, जिसमें ये एक्सेप्शनली हर जगह लगा देता है। ऐसे ही नाइट्रेशन, जिसमें इसमें मेटा प्रोडक्ट भी बना था, बड़ी हैरानी वाली बात थी। और ऐसे ही सल्फोनेशन, और इन्हीं में जो हेलोजिनेशन में और नाइट्रेशन में जो मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वाली रिएक्शन थी, आपने पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ रखी तो आप पढ़ोगे तो याद आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अमीन्स में से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत क्लियर सा है यार, ऑर्गेनिक में तो आपको पता है बहुत क्लियर सा है, ज़्यादा कुछ भी कहीं से भी आ रहा है। लेकिन हाँ, बाकी चैप्टर्स में ये चीज़ें हमारे को काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगी। मतलब अगर आपने ये वाले टॉपिक्स एंड के 2 दिन में आपके पास, आपको मान लो आपका पेपर अब परसों है, तो आज से अगर आप ये वाले टॉपिक्स पे सिर्फ ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मतलब ये टॉपिक्स पे, सिर्फ इन टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देना है, सब पढ़ने हैं। इन टॉपिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास 2 दिन बच गए और मैं सारी पढ़ाई कर चुका हूं, तो इन पे आप और एफर्ट्स दें, इनके ऊपर और क्वेश्चन करें। और अगर आपको लगता है, मान लेते हैं आप उन बच्चों में से एक हैं जो नहीं सारी पढ़ाई कर पाते हैं, सब बच्चा बराबर नहीं होता है, तो उनको ये टॉपिक्स तो किसी हाल में नहीं छोड़ने। मान लो किसी का मन कर गया कि यार मैं डीएनए ब्लॉक नहीं पढ़ के जाऊंगा, मान लो कोई ऐसा कहता है, पहली बात तो ये बहुत गलत बात है, लेकिन मान लो कोई कहता है, तो फिर डीएनए ब्लॉक में वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर 5-5, 6-6 क्वेश्चन कर ले और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर 1-1-2 क्वेश्चन कर ले। मेरे हिसाब से वो भी एनएफ है उनके लिए जो हार मान चुके हैं। बाकी तो सारे चैप्टर पढ़ेंगे यार, लेकिन इन चैप्टर्स को पढ़ने से आपके एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस मतलब एक तरीके से आप कह लो ये आपके लिए बोनस है अगर आप इन पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हो तो, क्योंकि यहाँ से हर साल कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चंस देखने को बच्चों मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये 2 लेक्चर फिजिक्स के और हमारे पास केमिस्ट्री के, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की। इन पे थोड़ा एंड टाइम पे ज़्यादा एफर्ट देने आपको। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।